तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो चलो लेकर आया हूं मैं आपका फिजिक्स का आंसर शीट। ठीक है, हाँ, जो आपने 12th का एग्जाम 2 फरवरी को दिए थे फिजिक्स में, उसका मैंने आंसर लेकर आया हूं। यह मैं सोल्यूशन के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखना जरूर, ताकि पता चल सके कि आपने 70 में कितना ऑब्जेक्टिव सही मारा और कितना गलत मारा। निराश नहीं होने का है अगर गलत मारे हैं तो, क्योंकि जो होना था तो हो गया। तैयारी आपकी अच्छी होगी तो आई होप कि अब बहुत अच्छा आपका सही जाएगा, 35 जरूर जाएगा। मिला के एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो मिलाते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, ताकि हमको अच्छा लगे कि आपने नए आए हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। तो चलो देखिए क्वेश्चन में पहले में क्या आया था। जी हाँ, ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का है जी, समझे। सेट है ए, तो कोई भी सेट के लीजिए, क्वेश्चन तो वही रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट सेटिंग का है। किस सेटिंग का? फर्स्ट सेटिंग का है। ठीक है ना, तो चलो मिला लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है। मेरा तो मानना है कि आसान होगा जी, क्योंकि आप तो कहवे करिएगा सर, तो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं तो आपके लिए आसान होगा। नहीं, आपके लिए भी आसान होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे। कहता पहला में कि परावैद्युतिकता का एसआई मात्रा क्या होता है, यानी कि यूनिट ऑफ, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। आपको परमिटिविटी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन के द्वारा निरूपित करते हैं। अगर वो एयर मीडियम हो जाए तो एप्सिलॉन डॉट हो जाता है, पता ही आपको। तो इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है जी आपका, क्लियर। तो यहाँ पर ही आपको कूलम्ब स्क्वायर तो रहेगा, न्यूटन ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और मीटर भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या बताइए ये कहाँ पर आपको दिख रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा ना, सही जवाब। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि फ्राइड पर मीटर ही होता है, ससुरा वाला, समझे। तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखो क्या पूछा। आवेश सांद्रता पर कुल आवेश होता है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो द नेट चार्ज और ए चार्ज कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जो जैसे मैंने बनाया हो, देख लो। एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर के पास 2 प्लेट होते हैं। दोनों प्लेट में से एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज। बट याद रखिएगा जी, जितना पॉजिटिवली चार्ज होता है उतना नेगेटिवली भी चार्ज होता है, बट नेचर अलग अलग होता है। तो प्लेट पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा दोनों मिला के, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू करिएगा तो काट के जीरो आएगा जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट, यानी कि आपका चार्ज कैपेसिटर पर टोटल चार्ज होता है 0, समझे। तो राइट आंसर क्या मारिएगा, 0 मारिएगा। 0 ऑप्शन में बी मारे होगे तो आपका सही गया होगा। ठीक है ना, आई होप कि आप सही भी मार के आए होगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि अगर कैपेसिटर पर क्या सेव रहता है, कैपेसिटर पर क्या आता है, चार्ज सेव रहता है, और चार्ज सेव रहने की वजह से ही तो 0 हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपका। तो देखिए तीसरा में आपका पूछा है क्या, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसी गति करती है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिफ्टिंग करती है, अपसरित करती है। ठीक है ना, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगी, आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए जवाब क्या होगा चौथा का। चौथा का आपका कह रखा है क्या इसमें कि वायु में स्थित, ठीक है, स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक चारों पट्टी से गॉसियन सरफेस हो गया, और इसके अंदर चार्ज क्यू है, और यहाँ से निकलेगा क्या, फ्लक्स। क्या निकलेगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू तो बोल रहा है कैसा जी, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्यू का वैल्यू है प्लस में 1 कूलम्ब। तो एक रखिएगा जी, तो यहाँ पर एक बट्टा एब्सोल्यूटेड आउट में होगा, और एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट, यानी कि एप्सिलॉन के पावर में -1, समझे। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए पांचवा क्या, देखिए पांचवा आपका कह रहा है जी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश का मतलब समझते हैं, प्रति इकाई आवेश, प्रति इकाई आवेश का मतलब होता है क्यू के वैल्यू प्लस में 1 कूलम्ब, क्लियर। यानी कि देखो द फोर्स एक्टिंग और पर यूनिट
पर यूनिट चार्ज मतलब एक दिया है, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, और चार्ज एक रखिएगा तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा जी, तो आपको पता आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा राइट। क्लियर हुआ। चलिए 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट। माने थे, अगर माने तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन आपका कर रखा है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता क्या है। इंग्लिश में बोलो तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिकेट दैट क्या। तो आपको पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, जहां एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैं लिखा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यानी कि एन की वैल्यू हो सकता है हमेशा प्लस माइनस 1 2 3 4 5 प्लस माइनस में, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता है। तो चार्ज, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा तो सुनो, चार्ज भी चीजें फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। क्या कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्रैक्शनल नंबर में हो सकता है, मतलब 1.2 2.5 3.6 ऐसे हो सकता है, तभी हो, कभी भी नहीं हो सकता, नेवर, दिस इज नॉट पॉसिबल है। समझे, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सुनिए, अगर आप दुकानदार जाएंगे, ठीक है ना, पुस्तक दुकान में, आप कहिएगा कि मुझे आधा पेन दीजिए, देखिए वो आधा पेन आपको दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इसी प्रकार से कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो फिक्स जाता है, तो फ्रैक्शनल में कभी पॉसिबल नहीं हो सकती थी, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 में क्या कहता है, 7 में देखिए क्या कहता है देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी क्या प्राप्त होती है। दैट मीन्स इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्या। पहला है क्या, फील्ड स्ट्रेंथ, दूसरा में डायरेक्शन, तीसरा में नेचर ऑफ चार्ज, और चौथा में ऑल। तो आपका राइट आंसर होगा डी, ऑल हो जाएगा। ये ऑल कैसे बता सकते हैं जी, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो डायरेक्शन दिखाएगा ही, और स्ट्रेंथ भी दिखाएगा कि कितना स्ट्रेंथ, इसकी शक्ति कितनी है, समझे, तीव्रता इसकी कितनी है, और आपका नेचर ऑफ चार्ज भी दिखा देता है। कैसे कैसे दिखा देता है पता है, अगर यहाँ पर एक ऐसा चार्ज रख दिया जिसका नेचर आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो इस पर फोर्स लगेगा कि लगेगा, फॉर्मूला होगा F बराबर EQ, ये फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन किधर होगा, चार्ज किधर लगेगा, चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा। तो अगर चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर लगता है तो समझ जाना ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, नेचर पता चला। अगर चार्ज इधर पर फोर्स लगता है तो समझ जाना कि नेगेटिव चार्ज पर था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें चार्ज की नेचर भी पता चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझे, इसलिए आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, समझा। चलो 8 का क्वेश्चन फटाक से आंसर दम जवाब देना है आप लोग को। दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ, सबको पता है, ठीक है ना। फार्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2, ठीक है ना, बट्टा में R², ये आपको सबको पता होगा, कूलम्ब्स लॉ होगा, ठीक है। चलिए यानी कि आपका 8 का आंसर हो जाएगा कूलम्ब्स, डी वाला, ठीक है। चलिए 9 का देख लीजिए, 9 का देखिए 9। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। 9 में आपका क्या रखा है इसमें कि विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान होता है, मतलब इंग्लिश में द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर, क्लियर। और इस पॉइंट चार्ज Q की मदद से, इस पॉइंट चार्ज Q की मदद से किसी P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल बराबर होता है K Q बट्टा R होता है। तो V और डिस्टेंस में डिस्टेंस संबंध क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के होता है, यानी कि आपका B द राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 में आपका क्या कर रखा है, 10 में आपका क्या रखा है, क्या कर रखा है 10 में आपका क्या रखा है कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता हो चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखिएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखाएगा, क्लियर। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, समझे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, ए इज द राइट हो जाएगा, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 में, ठीक है ना। 11 को ध्यान से देख लीजिए, 11 को देखने की जरूरत है आपको। देखिए कहता है कि 64 समरूप बिंदु जिनमें से प्रत्येक की धैर्यता 5 माइक्रोफैराड है, तो मिलकर एक बड़ा बिंदु बनाते हैं, तो बड़े बिंदु की धैर्यता क्या होगी, यानी कि 64, ठीक है ना। आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ द कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू ए फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट विल द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप। कहता है कि छोटे 64 को क्या है, ड्रॉप्स है स्पेयर के टर्म में, जिसमें प्रत्येक का दे रखा कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, क्लियर हुआ, बोलो 5 माइक्रोफैराड दे रखा, कितना दे रखा, 5 माइक्रोफैराड दे रखा, ठीक है ना। तो इसी 64 ड्रॉप से मिलाकर एक बहुत बड़ा, ठीक है ना, ड्रॉप्स बनाया जाता है, जिसका कैपेसिटी कितना होगा ये पूछा है। तो आपको मैं बता देता हूँ जी, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स जो मिलकर जो बनाया गया बड़ा, तो ये ड्रॉप्स जो 64 का जो ड्रॉप्स होगा उसी को जो बनाया गया बड़ा ड्रॉप्स, यानी कि 64 का जो आयतन होगा,
फिर एक बड़े ड्रॉप्स के आयतन के बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बड़ा आयतन, यानी कि 64 4/3 पाई आर क्यू, छोटका का 64 गुने 1 का, तो 1 का देखो छोटा, इसका एक को मान लो छोटका का रेडियस है कितना आर, तो हो जाएगा x का वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो ये 1 का नहीं हुआ जी, तो इसे 64 है, तो 64 से गुना करना पड़ेगा नहीं है, तो 64 से गुना कर दिए कि 64 का वॉल्यूम एक बड़का के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 64 आर क्यू हो जाएगा बड़का आर क्यू के, तो बड़का आर क्यू बराबर हो जाएगा 4 के होल क्यू, तो होल क्यू से होल क्यू कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा जी, प्लस में 4 आर, हाँ आर बराबर बड़का आर बराबर हो जाएगा 4 गुने छोटका आर। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि क्या होता है कि जो बड़ा आर का जो रेडियस होगी वो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स है 64 को, प्रत्येक की रेडियस के 4 गुना के बराबर होगा। तो आपको पता ही होगा कि स्फेरिकल के लिए, ठीक है ना, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है, C बराबर 4 पाई, देखिए यहाँ पर लिख दिया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये पहले हमको बताइए तो कि अगर यहाँ पर ही रेडियस 4 गुना आ रहा है छोटका के, और ये रेडियस है जो कैपेसिटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो यहाँ पर ही हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। यानी कि अगर रेडियस 4 गुना तो कैपेसिटी भी 4 गुना। तो पहले 5 कैपेसिटी था, 5 माइक्रोफैराड का था, तो आप 4 गुना कर दोगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि बड़का का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। समझे? चलिए अगला देखते हैं 12 में क्या कहता है। 12 विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेनली क्या मापा जाता है जी, तो आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। समझे? सी आपका राइट हो जाएगा, 12 का सी राइट हो जाएगा। चलिए 13 में देख लीजिए। 13 में कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन द इंक्रीज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस क्या होगा। तो देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है देखिए अगर मान के चलो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्लियर, तो एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, ये आपका सवाल है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, घट सकती है और बढ़ सकती है दोनों। सवाल बनता है सर कैसे घट बढ़ सकता है सर, तो मैं आपको बताता हूँ कि यू बराबर फार्मूला होता है दो चार्ज के लिए, के Q1 Q2 बटा आर होता है। क्लियर? ये बोला हुआ आर होता है, आर यहाँ पर होता है आर स्क्वायर, सिर्फ आर होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया यू बराबर। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ाइएगा जी, तो ऑफकोर्स ये तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनली आप देख रहे हैं, ये तो घटेगा ही घटेगा। समझे? ये तो घटेगा ही घटेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब सवाल बनता है कि सर बढ़ेगा कैसे, ये बढ़ेगा कैसे। तो एक बात बताइएगा कि जरूरी कि थोड़ी ना कि ये चार्ज दोनों पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे मान के चलिए अभी यू के वैल्यू, जैसे आर की वैल्यू मान के चलिए अभी कितना ले लें, आर की वैल्यू जैसे 2 सेंटीमीटर ले लें सपोर्टेड, तो आपको यहाँ पर यू की वैल्यू कम मिलेगी। थोड़ा सा उनका मैंने बढ़ा के 2 कर दिए तो कम मिलेगी। अब आर की वैल्यू तो 2 तो है, लेकिन यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है ना, और ये बढ़ाया नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है कि चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण ही यहाँ घट सकता, बढ़ भी सकता है, बस इतना आपको याद रखना है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है। 14 में कहता है ना कि 2 रेसिस्टर आर एंड 2R कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए 2 गो है रेसिस्टर है, तो इसको जोड़ देते, एगो जोड़ दिए, सीरीज क्रम में जोड़ना है ना, फिर एगो जोड़ दिए, एगो है आर, एगो है फिर 2R, इसको सीरीज में जोड़ दिए। इन द सीरीज इन द सर्किट द थर्मल एनर्जी डिप्लेट इन द आर एंड 2R, तो दोनों में थर्मल एनर्जी का अनुपात किया होगा। तो H बराबर होता है जी I² RT, तेगो में तो ये हो जाएगा, और दूसरा का में क्या हो जाएगा, खाली 2R हो जाएगा, बाकी काट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ऑप्शन नंबर ए मारो डायरेक्ट। चलो ठीक है 15 में आओ। 15 में आपका कहता है कि 64 यानी कि 64 है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 सांद्रता उपलब्ध है, उनको द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होती है। लिखा 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड अवेलेबल, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ डेट आर। देखिए आपको पता है
कि जो यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो कॉम्बिनेशन करते हैं। एक तो पहले नंबर सीरीज, और सीरीज में कैसे जुड़ता है जी, तो 1 बटा करके जुड़ता है, तो इसमें मिनिमम मिलता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मिनिमम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है, क्योंकि वो 1 बटा करके जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 6 और 6, चूँकि कै गो है ऐसा टोटल, कै गो ऐसा 3 गो है, तो एक 1 लेना पड़ेगा आपको ना जी। तो यहाँ पर 6 गो, 3 हो गया, तो इसको टोटल निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 बटा सी इक्विवेलेंट बराबर, तो 1 बटा 6 1 बटा 6 1 बटा 6 यानी कि 3 बटा 6, तो 3 बटा 6 लिखिएगा यहाँ पर ही, तो काटिएगा तो 1 बटा 2 यानी कि कितना आ गया, सीरीज में आपका कितना आ जाएगा जी, तो 2 आ जाएगा, सीरीज में 2। और पैरेलल में करिएगा 3 को तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो पैरेलल में आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, तो 6 और 6 6 18 यानी कि 2 और 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में सीधा राइट। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 16 में क्या कहता है, 16 में कहता है कि प्रत्यवर्ती धारा समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा मूल माध्य वर्ग का मान होगा। अगर इंग्लिश की बात करते हैं हम लोग, देखिए 16 में कि द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ इक्वेशन इतना। आपका इक्वेशन दे रखा I बराबर 60 साइन, ठीक है, 100 पाई टी। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो रहता है ये मैक्सिमम रहता है, जिसे आई डॉट के द्वारा लिखते हैं, और ये आई डॉट को ही पिक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर आरएमएस और पिक वैल्यू के बीच में संबंध होता है क्या, आई डॉट अपॉन √2 होता है। क्लियर। तो आपसे आई आरएमएस की वैल्यू पूछ रहा था, तो आई डॉट कितना है, 60 है, तो 60 बटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर। तो इसको √2 को √2 पर करिएगा जी 2 बार, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 60 √2 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 √2, यानी कि अगर सिंपल में आपको बता दूँ तो आपका आएगा 30 √2 आएगा, या फिर 60 बट्टा √2 आएगा। तो यह ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स आपका एग्जाम बिहार बोर्ड में 16 का ऑप्शन गलत दे दिया है, 100% कर दे दिया है। ठीक है, आपका ये दोनों में से कोई राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं ऐसा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। 16 का ऑप्शन आपका गलत था बोर्ड में। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जेड बराबर आपका होता है आर स्क्वायर प्लस में, ठीक है ना, और ओमेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको जेड बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि √अंडर का स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है, सी माइनस एक्स एल, ठीक है, का होल स्क्वायर होता है। आपको ये पता होगा कि नहीं पता, आपको पक्का पता होगा। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, थोड़ा गड़बड़ा गया, यहाँ ये होता है आपको। तो एक्सेल का एक्स बराबर क्या होता है जी, तो हाफ 1c होता है, 1 बटा ओमेगा सी, और एक्सेल का क्या होता है, ओमेगा एल हो जाता है डायरेक्ट। तो इसमें तो सी तो इसमें तो सी है ये नहीं, एल सी है तो नहीं, सी नहीं है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इसकी जगह एक्सेल की जगह आप रखिएगा क्या, ओमेगा एल, तो ओमेगा का स्क्वायर और एल का स्क्वायर हो जाएगा, और आर का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए तो फटाक सुना। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है ना कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर करेंट लूप इज मेड डबल, मतलब रेडियस को डबल कर दिया जाता है, ठीक है ना, और द करेंट इज हाफ, करेंट को आधा कर दिया जाता है। अब इतना समझिए, एक ऐसे सर्कुलर लूप है, क्लियर, इसकी रेडियस अभी r है और इसमें करंट जा रहा I, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक मोमेंट जो बनता है उसका फार्मूला होता है M बराबर, बस आपको ध्यान में रखना, करेंट इंटू एरिया, करेंट इंटू एरिया होता है। क्लियर, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक सर्कुलर कॉइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि करेंट को डबल कर दिया जाता है, यानी कि नया जो करेंट हो जाएगा I डैश हो जाता है 2 पहलका के I के, ठीक है ना, और जो रेडियस होता है, नहीं सॉरी गलती बोल दिए, यहाँ पर करेंट को नहीं बल्कि यहाँ पर ही रेडियस को डबल कर दिया जाता है जी। तो R जो हो जाएगा R डैश वो पहलका के दुगना हो जाएगा, और करेंट कैसा हो जाता है जी, करेंट आधा हो जाता है, तो करेंट I डैश जो होगा वो पहलका के आधा कर देते हैं। क्लियर। तो बताओ डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आप रखिएगा एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। तो एम डैश बराबर आई डैश, तो आई डैश की वैल्यू कितना रखिएगा, I बटा 2 रखिएगा कि नहीं, बोलिए। और ये एरिया है, तो एरिया में होता है क्या, एरिया कैसा सर्कुलर रूप के, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो पाई तो ठीक है, और आर की जगह क्या लिखिएगा, आर डैश की जगह ये रखिएगा, तो आर डैश की क्या हो जाएगा
आर डैश तो 2r, तो 2r का स्क्वायर तो कितना 4r स्क्वायर, तो नीचे 2 से कटेगा 4 तो 2 गुना आएगा, यानी कि 2 गुना आपका हो जाएगा, ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एल बराबर दे रखा आपको 5 हेनरी, क्लियर, कितना दे रखा 5 हेनरी दे रखा है। द करेंट थ्रू इंक्रीजिंग एट द रेट इतना, यानी कि द रेट ऑफ करेंट दे रखा है, यानी कि द डी आई बटा डी टी दे रखा है, कितना दे रखा है डी आई बटा डी टी, तो आपको दे रखा है 2 एम्पियर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड रिवर्स है ऊपर। तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछा, नहीं सॉरी सेल्फ इंड्यूस ई में पूछा, ई बराबर क्या होगा, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, देखिए देखिए फटाक से देखिए, तो ई बराबर आपको नहीं पता है जी माइनस एल, ठीक है ना, डी आई बटा डी टी, फटाक से तो पता ही, आपको पता है कि नहीं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर यहाँ पर कोची बोल रहा है, देखिए तो इंक्रीजिंग बोल रहा है जी, तो इंक्रीजिंग बोल रहा है ना जी, तो आपको यहाँ पर ही लेना पड़ेगा डी आई बटा डी टी, चेंज इन जो करंट है वो लेना पड़ेगा आपको प्लस में, यानी कि 2 एम्पियर पर सेकेंड। अगर यही बोलते ही डिक्रीजिंग ससुराला बोल देता तो माइनस में लेते, इंक्रीजिंग बोला था प्लस में ले लेंगे, तो यहाँ पर पुट करिएगा डी आई बाई डी टी की जगह 2, और एल कितना दे रखा है तो 5, तो यहाँ पर क्या होगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुने करिएगा 2 से, तो माइनस में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा कि नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 वोल्ट हो जाएगा, माइनस में लेकर हो जाएगा, इंक्रीजिंग बोल रहा है, डिक्रीजिंग बोलता है तो माइनस लेते तो माइनस में प्लस हो जाता है फिर उस कंडीशन में। चलिए 20 में देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी द राइट हो जाएगा, 8.0 इंटू 10 की पावर 22 होता है जूल टेस्ला इनवर्स। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कर रखा है 21 में, द फेस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट, 0 हो जाएगा। सेम फेज में ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। चलिए 22 में देखिए क्या पूछा है, 22 में आपका पूछा है कि स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, तब फोकल लेंथ क्या होगा, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें नो चेंजिंग होता है। अगर यही लेंस रहता तो फिर दिक्कत हो जाता है, मिरर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पानी में डुबा दीजिए चाहे किसी और चीज़ में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 23 में देखिए क्या पूछा है, 23 में पूछा द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी क्या, तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 होता है जी, याद रखिएगा। चलिए 24 में देख लीजिए क्या पूछा है, पार्थिविक दूरदर्शी द्वारा बनाया अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, इंग्लिश में अगर बोलूँ तो द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल बनाता है और साथ साथ में इरेक्ट बनाता है, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। चलिए 25 में देखिए, कहता है किसी एलसीआर परिपथ के अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धार के बीच का कालांतर होता है, यानी कि द रेसोनेंस कंडीशन इन एनी एलसीआर सर्किट द फेस डिफरेंस अप्लाई वोल्टेज एंड करेंट, क्या बोला है, रेसोनेंस बोला है, रेसोनेंस कंडीशन, तो रेसोनेंस कंडीशन में आपका डी हो जाएगा राइट, 0 हो जाएगा। अगर रेसोनेंस कंडीशन नहीं बोलता तो π/2 होता है, वो भी प्लस माइनस में, क्योंकि अगर वोल्टेज कभी लीडिंग करता है तो कभी करंट लीडिंग करता है इसीलिए, लेकिन रेसोनेंस कंडीशन में पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 26 में क्या कहता है, तो 26 में आपका क्वेश्चन में क्या रखा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए लेस होगा कम। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका ट्रांसफार्मर है, क्लियर, एक एने कॉइल है एक एने कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल ये है सेकेंडरी कॉइल, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जिसमें जो सेकेंडरी कॉइल में वो वोल्टेज हमें मैक्सिमम मिले, वोल्टेज कैसे मिला मैक्सिमम, और वोल्टेज मैक्सिमम तभी मिलता है ना, वोल्टेज मैक्सिमम तभी मिलता है जब प्राइमरी कॉइल में करंट कम हो। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट कम होगा तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो बताओ कि इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में द वैल्यू ऑफ द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना, सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, तो लेस होगा, कम होगा ना, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो करंट क्या होगा, कम होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे कहता है ना कि एक्सरे रे क्या है जी, तो आपको सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको सबको पता है। चलिए आगे देखिए 28 का आपको माननी चाहिए था, द क्रिटिकल एंगल, देखिए द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे फ्रॉम एनी मीडियम टू द वैक्यूम जितना देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द रेडियम विल बी, तो आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, आपको क्रिटिकल एंगल पूछा है आपका ना,
तो यहाँ पर पूछ दिया कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा मीडियम में। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ एगो आपको। तो क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं आपको समझने की बात है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होने की जरूरत है नहीं। तो मान लीजिए कि ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, क्लियर। ये आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। ये क्या आपका डेंसर मीडियम है, क्लियर। ये आपका डेंसर मीडियम। अब यहाँ से आपका जाएगा क्या, लाइट जाएगी। तो ये आपका लाइट गया, तो ये क्या होगा, लाइट जो जाएगा यहाँ पर ग्रेजिंग कर जाएगा, तब ना यहाँ पर आर की वैल्यू जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड 90 डिग्री हो जाता है, ग्रेजिंग कर जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है। और इस कंडीशन में TIR कर जाता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना बता रहा है जी, 33 डिग्री बता रहा है। तो इसको आप मान लीजिए, ये तो म्यू 1 मान लीजिए, और ये आपका म्यू 2 हो जाएगा। सेकेंड मीडियम में जा रहा है ना, ऊपर में जा रहा है। तो इस कंडीशन पर हम यहाँ पर एक स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लगाइए। साइन आई जगह यहाँ तो बनेगा, तो साइन आई जगह कितना लिखिएगा, 30 लिखिएगा, क्लियर। और बॉटम लिखिएगा क्या, साइन, क्या लिखिएगा, साइन आर लिख दिए। अब यहाँ लिखिएगा म्यू 2। तो म्यू 2 क्या है, एक हवा माध्यम होगा। तो म्यू 2 बटा म्यू 1। तो वेलोसिटी के अनुसार अगर देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 बटा V2 हो जाएगा। अगर म्यू 2 बटा म्यू 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो वेलोसिटी में लिखना पड़ता उल्टा, V1 बटा V2। तो आपको क्या निकालना है, टेंशन मीडियम की वेलोसिटी यानी कि V1 निकालना है, क्लियर। तो V1 कितना हो जाएगा, तो चलो यहाँ से देखते हैं, निकालते हैं। थोड़ा सा ये याद रखने की कोशिश है, साइन 30 डिग्री बटा साइन आर याद रखिएगा, V1 बटा V2। चलिए तो चलते हैं और का थोड़ा सा काटते हैं इसको। देखिए तो साइन 30 आया था, और बट्टा में साइन आर कितना हो जाएगा उधर, 90 डिग्री हो जाएगा, समझे। चलिए और यहाँ पर आप लिखिएगा V1 बटा V2 लिखिएगा। हमको क्या चाहिए, हमको V1 चाहिए, तो जी। और ये सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम कैसा था, एयर था। तो V1 बराबर कौन हो जाएगा बताओ तो तिरछा तिरछी गुना, तो साइन 90 तो एक ही हो जाएगी, खाली दोनों गुना हो जाएगा। तो V2 गुने साइन 30। अच्छा बताओ तो V2 कितना होगा, V2 तो V2 हवा था ना जी। तो हवा में कितना होता है, तो 3 × 10 की पावर 8। और ये साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसको 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.5। यानी कि पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, 1.5 × 10 की पावर 8। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट हो जाना चाहिए, आपका बी होना चाहिए राइट। लिखे यहाँ पर 5 दिया है जी, 5 दिया, गड़बड़ा दिया। आपका यहाँ पर 8 होगा ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। याद रखिए यहाँ पर गलती कर दिया थोड़ा सा। चलिए निकेल आपका किस प्रकार का मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल सेट। चलिए 29 का आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए 30 का देख लीजिए, 30 का फटाक सुना कहता है, द क्रिटिकल द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल एंड द ज्योमेट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लेरेशन कहलाता है, यानी कि डिक्लेरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला आपका क्या रखा है ना, कि the radius of curvature of the each surface of the biconvex lens is 20 cm and the reflective index of the material is the length 1.5. तो the focal length of the lens is कितना। तो आपको पता होगा कि 1/f बराबर फार्मूला होता है लेंस मेकर फार्मूला म्यू 1 माइनस, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, छोटा लिखता हूँ। देखिए 1/f बार बराबर, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश है। 1/f बराबर आपका होता है म्यू-1 बोलो होता है, और यहाँ पर होता है 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। बोलिए होता है कि नहीं। तो यहाँ से आपको f निकालने वाला पूछा है, ठीक है। तो 1/f बराबर कुछ हो जाएगा, तो म्यू के वैल्यू कितना 1.5, तो 1 घटा दीजिएगा तो 0.5 आ जाएगा। चलिए गुणा, अब 1/r1 माइनस 1/r2। अब एगो माइनस में एगो प्लस में होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/20 प्लस फिर 1/20 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा एगो, ठीक है ना। चूँकि एगो प्लस में हो जाएगा R2 की वैल्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 0.5 गुने इसको करेगा तो 2 कितना आ जाएगा जी, तो 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा कि नहीं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो 0.5 देखिए तो 0.5 और यहाँ पर 2/10, 2/20 का तो लिख सकते हैं 1/10, पॉइंट हटाएगा तो फिर वो 0 होगा, तो काटिएगा तो 2 बार में, तो यानी कि 1/f बराबर आ जाता है 1 कितना 20 आ गया। तो पलटिएगा तो f बराबर कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा राइट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। f कितना हो जाएगा जी, आपका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि सीधा राइट हो जाएगा। चलिए 32 कहता है, एक ही तरंग के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन में कौन सी भौतिक राशि समान होती है जी। आपको बड़ा मजेदार क्वेश्चन, फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच इज द फिजिकल क्वांटिटी, तो होगा आपका राइट आंसर वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका सेम हो जाएगा। देखिए कहता है ना कि अगर आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की होती है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मास अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जब मास अलग अलग होगा तो उसकी मोमेंटम और एनर्जी से भी अलग अलग हो जाएगा, समझे।
ओ सॉरी, ये फोटोन बोल रहा है ना, तो फोटोन का भी तो वही काम होता है ना, फोटोन का भी तो वही काम होता है। फिर भी यहाँ पर आपका राइट आंसर वेलोसिटी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या रखा है, क्या आपका अगला क्या रखा है कि द फंक्शन ऑफ द मोटरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है जी। न्यूक्लियर रिएक्टर कराने के लिए बताओ न्यूट्रॉन को कैसा प्रवाह किया जाता है, स्लो स्पीड के साथ ना। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इज द राइट, स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब न्यूक्लियाई डीके करते हैं तो स्लो स्पीड के साथ क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को प्रवाहित करते हैं स्लो स्पीड में, ये नहीं कि एकदम हाई स्पीड में करते हैं, वो तो फिर छेद करके पूरा निकल जाएगा, उसका डीके भी नहीं हो पाएगा। आपको ये पता ही होगा, बहुत ही अच्छा से पता होगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही इज द राइट। 35 का देख लीजिए फटाफट। 35 में कहता है इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी किसका यूज किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इज द राइट। क्लियर। चलिए फटाफट देख लीजिए आप। 35 में आपका क्या रखा कि डायोड का उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि डायोड को जो उपयोग किया जाता है वो ज़्यादातर हम लोग रेक्टिफायर में करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, तो हमें लोग क्या करते हैं ना कि अल्टरनेटिंग करंट को, आप लोग को एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं, और रेक्टिफायर में डायोड का यूज किया जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे 36 का सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन देखिए। 36 में कहता कि द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, तब 25 का बाइनरी क्या होगा, तो यहाँ पर आप निकालिएगा जी, तो 2 से लगाइएगा तो शेषफल तो आपका 1 आएगा और भागफल आपका 12 आएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो शेषफल तो आपका 0 आएगा, लेकिन भागफल आपका 6 आएगा। क्लियर। फिर 2 से लगाइएगा तो शेषफल तो आपका 0 आएगा, लेकिन भागफल आपका कितना आएगा, 3। फिर एक बार 2 से लगाइएगा, ना जी, तो आपको भागफल 1 आएगा और शेषफल भी आपका 1 ही आएगा, यानी कि 1 1 डबल 0 1 आएगा राइट आंसर, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 37 में क्या कहता है, 37 में आपका क्या रखा है कि द विड्थ ऑफ द डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस इज टू द विड्थ ऑफ द इंटरसेक्शन। तो आपको 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वल, ज़्यादातर ये इक्वल ही होता है। द विड्थ ऑफ द डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस इक्वल टू द विड्थ ऑफ द इंटरफ्रिंजेस में, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी अनइक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका ज़्यादातर होगा इक्वल वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे 38 में कर रखा है ना कि लाइट एयर इज इक्वल टू, लाइट एयर किसके बराबर होता है, तो सबको पता है कि 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे आपका 39 में कहता है कि इफ एनी एमीटर इज अ शंट देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए आपका अगला आता है 40 में द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आपको सबको पता होता है नेगेटिव, अगर यहाँ पर आता कंडक्टर तो हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, बी इज द राइट, ठीक है ना। चलिए 41 में देखिए, 41 में कहता है ना कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी और महत्तम चाल भी है, तो दोनों बीच में संबंध क्या होगा। इफ द टी इज द टाइम पीरियड एंड द बी इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द साइक्लोट्रॉन, देन द रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी द राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे 42 में कहता है कि वन डे ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मशीन विच इज प्रोड्यूस ओनली प्रोड्यूस किया जाता है हाई वोल्टेज में, किसमें, हाई वोल्टेज में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट। करेंट इससे नहीं होता है जी। आपको सोचने वाली समझ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मशीन की बात कर रहा है तो इसमें करंट कहाँ से आ जाएगा, बोलिए करंट कहाँ से आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज तो रेस्ट में होती है ना, तो सिर्फ इसमें वोल्टेज हाई करने के इसका यूज किया जाता है। आपको बी राइट हो जाएगा जी, पहले बता देते हैं, बहुत बड़ी गलत भी बता सकता है आपको। चलिए आगे देख लीजिए, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाती है तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है। अगर इंग्लिश में बात की जाए 43 में कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स लाइट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज तो फ्रिज विथ क्या हो जाएगा, तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज बी। अगर आप लाइट, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच का दूरी बढ़ा दीजिएगा तो फ्रिज जो होगा उसकी फ्रिज विथ जो चौड़ाई जो हो गई वो घट जाएगी, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 44 में कहता है कि द यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी, क्यूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। 45 में विच ऑफ द फ्लाविंग इज द हाई पेनेट्रिक पावर, पेनेट्रिक पावर सबसे हाई किसका होता है, तो गामा रे का होता है, ऑप्शन में सी द राइट हो जाएगा। चलिए आगे टीवी प्रसार के लिए किस आवृत्ति का परास का उपयोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सी राइट हो जाएगा। सी मेगा हज से लेकर 30 मेगा हज से लेकर 300 मेगा हज तक होता है आपका रेंज टीवी प्रसार के लिए, ठीक है ना, आपका सी पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 में देखिए,
द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, देखिए डिस्पर्सिव पावर जो होता है ना जी, वो सिर्फ एक चीज़ से डिपेंड नहीं करता है, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म स्पैन इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये पूछा डिपेंड, तो डिपेंड जो करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा कि कैसा नेचर का प्रिज्म बना हुआ, उसी पर डिपेंड करता है आपका डिस्पर्सिव पावर। क्लियर। चलिए अगला आपका देखते हैं 48 में क्या कहता है, लेजर एक्शन लीड्स, लेजर एक्शन लीड्स किसके लिए होता है, तो हाई टेम्परेचर के लिए होता है, इस बात को याद रखना। 48 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 में देख लीजिए जी, कहता है ना कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के क्योंकि यह प्रदर्शित क्या करता है, तो ध्रुवन प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में अगर बात की जाए तो लाइट इज द ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट इज सो पोलराइजेशन। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 49 का। चलिए 50 का देखिए फटाफट, 50 का देखिए, कहता है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इज कितना, 15 डेज। आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका हाफ टाइम दिया, हाफ टाइम को हम लोग बोलते हैं छोटा टी बोलते हैं जी, तो छोटा टी बराबर कितना दिया, 5 दिया। क्लियर। और द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई एंड डेके एट द एंड ऑफ द 20 डेज, और टोटल टाइम दे रखा आपका 20 बड़का टी। तो पूछा है एन बटा एन नॉट, ठीक है ना, डेके और अनडेके का रेशियो पूछा, तो इसके बड़ा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बड़ा फार्मूला होता है 1/2 के पावर, ठीक है ना, छोटका टी बटा बड़का टी होता है, समझिए। तो छोटका टी 5 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर आप रखिएगा 5 और नीचे रखिएगा 20, तो काटिएगा तो कितना, 5 चौको 20, कितना, 5 चौको 20, तो एन बटा एन बराबर आ जाएगा 1/2 के, थोड़ा सा देखो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पुट करने की जरूरत है, तो एन देखिए, आपको थोड़ा सा देखिए, एन बटा, अरे यार देखिए, अब यहाँ पर रखिएगा एन बटा, ठीक है ना, एन बटा, देखिए एन बटा कितना, एन नॉट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर पुट करिएगा जी छोटका टी की वैल्यू 5, यहाँ पर करिएगा बड़का टी 20, तो 5 चौको 20, तो 1/4 आएगा कि नहीं। तो इसको स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले कितना हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा कि नहीं, बताओ 1/16 होगा। अब कॉस 1/16 हो जाएगा, यहाँ पर ही बड़का टी ऊपर ही होता है ना जी, हाँ। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी द राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा डी द राइट हो जाएगा। 4 चौको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/16 आपका राइट आंसर आया, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे 51 में आपका क्या कर रखा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेज द ऑर्डर ऑफ। देखिए आपको यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है 51 में। 51 में आपको यहाँ पर स्पेशल नहीं बोल रहा है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, अगर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज हो, तो हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तब उसकी रेंज जो आता है वो 10⁻39 आता है, समझे। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके लिए 10⁻42 आता है रेंज में, और दोनों नेगेटिव चार्ज हो, और जब हम लोग क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं तो 10⁻36 आता है। तो यहाँ पर खाली बोला है चार्जेस बोला है, तो यहाँ पर आपको सोचने वाले कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में अट्रैक्टिव में लेना पड़ेगा आपको। तो अट्रैक्टिव में होता है -+, और -+ में 10⁻39 होता है। अब देखिए चार्ज तो कोई भी दो हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। तो बट यहाँ पर आपको बता दूं कि पॉजिटिव के लिए होता है 10⁻42, नेगेटिव के लिए 10⁻36, और नेगेटिव पॉजिटिव के लिए 10⁻39। बट यहाँ पर कर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो क्या होगा, तो कौन वाला लीजिएगा, तो थोड़ा सा शेष लगाना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं एक तरह से, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं ना, कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में भी 2 तरह का फोर्स है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव करके आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में 10⁻39 आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी मारना आपका सटीक हो जाएगा। क्लियर 51 का। चलिए 52 का देखिए, फटाक सुना 52 का देखिए। 52 का आपका क्या रखा है ना यहाँ पर ही कि 2 आवेश Q को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक आवेश छोटा Q रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलित के लिए Q का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, बराबर हो जाएगा -4Q के बराबर हो जाएगा। ये ऑप्शन में सीधा राइट हो जाएगा आपका। चलिए आपका 53 में देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इवन द डायपोल इज द इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी के डायरेक्शन में अगर आप डायपोल मोमेंट रख देते हैं, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की। क्लियर, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में टोटल टॉर्क कितना हो जाता है, तो आपका टोटल टॉर्क उस कंडीशन में आ जाता है पीई। क्लियर, ये आपका आ जाता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 डिग्री कितना हो जाता है जी, साइन 0 डिग्री 0, तो यहाँ पर पूरा आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा टाउ, तो उस कंडीशन में से कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और जब अगर उल्टा रखिएगा 180 डिग्री पर, तो उसे कहा जाता है, ठीक है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यहाँ पर तो 0 डिग्री में स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 के देखिए, फटाक सुना क्या कहता है, कहता है नहीं, विच ऑफ द फ्लैम इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन है जी, तो वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि आपका डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे आपका क्या रखा है, ठीक है ना, 55 में कि द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफ्रेंस, ठीक है ना, ऑफ टू वेव गिवन। देखिए एक y1 बराबर दे रखा है 4 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, एगो y2 बराबर आपका दे रखा है कितना, 3 कॉस ओमेगा टी। तो इसका पूछा है कि मैक्सिमम क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकलता है कैसे, रूट अंडर इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दो, तो टोटल 16 और 9 कितना 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट। क्लियर, चलिए यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सोलेनोइड। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू डॉट हो जाए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, मारे होंगे तब के लिए बहुत ज़्यादा सहायता कर रहा होगा। कहता नहीं, आप लोग देखिए 57 में क्या कहता है, 57 में आपका क्या रखा है ना, कि क्या क्या रखा है, थोड़ा सा देखिए 57 में आपका क्वेश्चन क्या रखा है कि वेयर करेंट इन ए कॉइल चेंज फ्रॉम इतना टू इतना एम्पियर इन इतना सेकेंड, देन द एवरेज वोल्टेज इतना, तो पूरी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो आपको पता है कि ईएमएफ बराबर फार्मूला होता है माइनस एल डी आई बटा डी टी होता है। क्लियर, तो यहाँ से आप एल बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ई डी टी बट्टा में क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा। क्लियर होगा, ये आपका हो जाएगा। क्लियर, तो ये सबको एल निकालने की जरूरत है, एल ने पूछा है जी, तो एल बराबर आपको क्या हो जाएगा, देखो तो ई का मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना 50 दे रखा। क्लियर, चलो इंटू में डी टी, तो डी टी कितना देखा, डी टी मतलब चेंज इन करेंट, करेंट कितना 0.1 सेकेंड, तो 0.1 रखे बटा डी आई करेंट में चेंजिंग, तो करेंट कितना 5 से 2, तो यानी कि 3 हो गया यहाँ पर ही बोलो। तो इसको अब हल करिएगा, तो इसको नीचे से हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो कितना आएगा 5/3 आएगा, तो 5/3 को काटिएगा तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा ए वाला 1.67 हेनरी। राइट आंसर हो जाएगा, एल की वैल्यू मैग्नीट्यूड में माइनस में से आएगा, लेकिन आपका यहाँ मैग्नीट्यूड में 1.67 हेनरी हो जाएगा। क्लियर, आपका ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए 58 में आ जाइए, फटाक सुना, कहता द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, हैंगेस प्रिंसिपल के नाम सुनोगे, आपका सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए आइए आपका अगला आता आपका कि 59 में कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इन द इंडिपेंडेंट ऑफ किस पर, तो आपको पता होना चाहिए ये इंडिपेंडेंट होता है द नेचर ऑफ इमिटर मटेरियल, यानी कि ऑप्शन में सी द राइट आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए 60 में आ जाइए। 60 में तो द इनविजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, ये तो 10 क्लास के बच्चा भी बता देगा जी। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम किसका होता है, रेड का होता है, सबको पता है, और सबसे कम वायलेट कलर का, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ होगा, रेड का होगा। चलिए ठीक है, आगे ये 61 में क्या कहता है कि द न्यूक्लियाई ऑफ द एनी आइटम इज द मेड ऑफ, जो किसी भी आइटम के न्यूक्लियाई में क्या क्या पाया जाता है, किसका बना होता है, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन में बी द राइट हो जाएगा आपका। चलिए 62 में देख लीजिए, फटाक सुना, 62 में क्या कहता है, कहता द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन एनी कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज कितना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाता है। चलिए अगला आपका 63 में कर रखा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग न्यूनतम होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो डी का गामा रेज का होता है। गामा रे का वेवलेंथ भी कम होता है, ऑपरेटिंग पावर ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे आता है आपका 64 में कि एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कॉन्टेक्ट द पावर देयर कॉम्बिनेशन इज द डायोप्टर में कितना हो जाएगा जी, तो ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, तो आपको कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए हम इसको बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंस क्या होगा, प्लस में होगा कि नहीं, तो F1 दे रखा है प्लस में 40 सेंटीमीटर, चलो ठीक है भाई, और F2 कॉन्केव लेंस है तो ये माइनस में होगा कि नहीं, कितना, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर, चलो ठीक है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि F बराबर जो फार्मूला होता है आपका F बराबर, क्लियर, पावर बराबर जिसको बोलते हैं, किसके बराबर, पावर बराबर, तो पावर बराबर जो आपका फार्मूला हो जाएगा जी, तो P बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा 1/F, समझे, F1
प्लस 1/F2 हो जाएगा आपका। अब इसमें से पुट करिए, 1/F कितना, तो 1/40। तो ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करिएगा ना ऊपर में जी, तो 100 से दे दीजिए ऊपर। चलो यहाँ माइनस में हो जाएगा, चूंकि माइनस में ही है तो 1, तो भी लिख दो, 100 बटा कितना लिख दो, 20 ही लिख दो। तो काटिएगा तो 1 0 से 1 0 और 20 25 100, यहाँ 5 हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2.5 और माइनस में 5 हो जाएगा। अब बताइए 2.5 में से -5 जाएगा, मतलब 2.5 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, यानी कि ऑप्शन में 20 द राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए 65 में क्या रखा है कि द रीजन ऑफ द फिनोमेना ऑफ द इंटरफ्रेंस के फिनोमेना की रीजन क्या है, तो चेंज इन एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ऑप्शन में 20 द राइट हो जाएगा। 65 का आप लोग का सही मारे होंगे तो आपको बहुत अच्छा। आगे कहता है 66 में कि विच इज द यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट कौन आपको प्रोड्यूस करता है, तो आपका राइट हो जाएगा निकोल प्रिज्म करता है, यानी कि ऑप्शन में सी द राइट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए आगे आपको कहता है कि ये जो संकेत आप देख रहे हैं किसको दिखाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डायोड का दिखाता है। पी टैप तो होगा नहीं, पी टैप तो एक ही होता है ना, पी टैप तो सिर्फ तीर का निशान होता है, ये पी टैप हो गया और ये एन टैप हो जाता है, समझे, तो ये नहीं दिखाता है। क्लियर। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डायोड, राइट आंसर हो जाएगा 67 का। चलिए आगे देखिए आपका 66 का क्वेश्चन देख लीजिए फटाक सुना। यूनिट ऑफ एप्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज क्या, तो इसका मात्रक हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में डी इज द राइट हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आ गया था 69 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट का एग्जांपल कौन है इसमें से, तो आपको पता है को होता है, एक नॉर गेट होता है, एक नैंड गेट होता है, ये आप इस दोनों गेट को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, नैंड या फिर, ठीक है ना, नैंड हो जाएगा या फिर नॉर गेट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन में आपका डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आपका लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि UHF आवृत्ति की तरंगे प्राय कैसे संचालित होती है, यानी कि वेव्स ऑफ UHF फ्रिक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज, हमेशा स्काई वेव्स मारेंगे यहाँ पर राइट, स्काई वेव्स के द्वारा ये होता है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 70 पूरा 100 में 100 मैंने आपको दिया मार के। ठीक है। तो इस तरह से आपका मैंने 70 बता दिया। ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को करते हैं समाप्त, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।